नमस्कार दोस्तों। एक बात हम सभी जानते हैं कि इस समय प्रीलिम्स निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है तो चाहे कितनी बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया जाए, सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आज से हम मुख्य परीक्षा की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए ताकि आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ ले सकें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है उसे तैयार करेंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है इस सीरीज़ के बारे में, इसमें हम वही अप्रोच अपनाएंगे जो प्रीलिम्स के लिए पिछले 4 सालों से अपना रहे हैं। आपको पता है पिछले 4 सालों से मैं टॉप 300 की सीरीज़ चलाता हूँ। थोड़ी सी वीडियोज़ आती हैं, थोड़ी सी नोट्स आपको दी जाती हैं और हर साल मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लिए तो आराम से कट ऑफ से कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस आप करके आएंगे। सबूत वाली वीडियोस पड़ी हैं, प्लेलिस्ट है, जाकर देख लीजिए। उसी अप्रोच के साथ हम मेंस की भी तैयारी करेंगे, यानी कि हम उन टॉपिक्स को चुनेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और मेंस में तो गेस करना बहुत आसान होता है। मुख्य परीक्षा में मैंने आपको शुरुआत में जब मैंने चैनल पे पढ़ाना शुरू किया था तभी कहा था कि आप लगभग 80% क्वेश्चंस मेंस के गेस कर सकते हैं, क्योंकि जो देश विदेश में बड़े मुद्दे हैं उन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आपकी दिशा सही होनी चाहिए, समझ सही होनी चाहिए। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ेंगे। अगले साल मैं सबूत दिखाऊंगा इस पे भी, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ख़ास तौर से हम ख़ास तौर से क्या यही बात है कि यूपीएससी मेंस के सिलेबस को ही हम आधार बना रहे हैं और उसी के आधार पर हम टॉपिक्स को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, तो उन परीक्षाओं की मेंस की तैयारी में भी ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये बात समझनी है तो एक बार यूपीएससी मेंस का सिलेबस देख लीजिए जीएस का, और एक बार यूपीपीसीएस का सिलेबस देख लीजिए। आपको 99% चीज़ें सेम दिखेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ जो सबसे ख़ास बात है इस सीरीज़ की, पूरे यूट्यूब पर इस तरह की सीरीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ टॉपिक नहीं तैयार करने जा रहे हैं कि ये रहा टॉपिक, मैंने इसके बारे में कहानी आपको बता दिया और चलिए मेरा काम हो गया। ऐसे नहीं। इसमें आप सीखेंगे कि किसी भी टॉपिक को हम कितने डायमेंशन में देख सकते हैं, और ख़ास तौर से मेंस के नज़रिए से। यहाँ हम कहानी नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। मेंस के नज़रिए से ये टॉपिक किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है ये समझेंगे। आप ये भी समझेंगे कि किसी टॉपिक की नोट कैसे बनाई जाती है, और आप ये भी समझेंगे कि किसी टॉपिक को कैसे तैयार करें कि पहले से ही पता हो कि इस पे हम आंसर कैसे लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो ये कुछ बातें रहीं, बाकी कुछ और बातें होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ नोट्स हम देते हैं आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर मैसेज करेंगे, जानकारी मिल जाएगी, नोट मिल जाएगी। इस सीरीज़ की नोट कैसे मिलेगी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो आज का जो टॉपिक है यहाँ से हम शुरू करते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टार लिंक। इसके बारे में आपने खूब पढ़ा है, सुना है। इस सीरीज़ में ऐसे टॉपिक्स आप देखेंगे जिनके बारे में आप जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है। अगर आपने गंभीरता से तैयारी की है तो, कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ तो हो सकता है कि आपने ना सुना हो। फिलहाल ये आप गेस करिए, ऊपर तो मैंने लिखा भी है, दिखाया भी है आपको अभी कि ये किस पेपर से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब आप सिलेबस तैयार करते हैं, याद करते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन सा टॉपिक किस पेपर के तहत आएगा। और आज की वीडियो में जो पहली सीख आप ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वो यही है कि आप किसी दिन समय लगाकर, 1-2 दिन समय लगाकर, जो 4 पेपर दिए गए हैं आपके, हालांकि ऑप्शनल की भी बात इसमें शामिल करिए, उसके जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, उन्हें रट लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। 2 महीने बाद जब उस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा गया था। लेकिन आपको वो सारे टॉपिक्स रट लेने चाहिए। उसका कमाल क्या होगा अभी मैं बता नहीं सकता, बताऊंगा भी आप समझ नहीं पाएंगे। जब आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद जब आप करंट अफेयर में देखेंगे चीज़ों को, उसके बाद जब आप पीवाई की देखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या कमाल की चीज़ है। एक बात मैं बताऊं, आपको बीच बीच में लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूं, तो ये मेंस की तैयारी है। यहाँ हम चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी सोच विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक शब्द भी अनावश्यक ना बोलूँ।
जो ज़रूरी है आपको समझना चाहिए वो बताता हूँ, तो थोड़ा आपको धैर्य रखना चाहिए और खूब अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो पहली बात समझ में आई कि आपको सिलेबस के सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए, तब आप देख पाएंगे कि किसी टॉपिक को किस पेपर के तहत रखना है, कैसे तैयार करना है। अगर हम बात करें स्टारलिंक की, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन के तहत हम कुछ बातें समझ लेते हैं। इस बार हमने एक अच्छी चीज़ की है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, आपके लिए सुविधा है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, नई बात समझ में आ रही है, नीचे ठीक वही बात इंग्लिश में लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, स्टारलिंक एक उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रणाली है जिसे स्पेस एक्स नामक एक कंपनी है उसके द्वारा विकसित किया गया है। जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं किसी साइंस एंड टेक के टॉपिक पर, तो इंट्रोडक्शन में टू द पॉइंट आप वो बात बताइए जो उसकी परिभाषा से जुड़ी हुई है, जो बताती है कि ये किस बारे में है। जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लीजिए डीप फेक पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो टेक्नोलॉजी के बारे में जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इंट्रोडक्शन में आपकी जो पहली लाइन है वो हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। उस एक लाइन में आप बताइए कि इस ये जो आपने पूछा है, मतलब यूपीएससी ने जो पूछा है, उसे हम समझते हैं कि ये क्या है। आपकी पहली लाइन अगर बकवास निकली तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप आगे क्या लिखने वाले हैं, और पहले ही आपने बता दिया कि हम जानते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं, किस बारे में बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। जैसे ये जो लाइन है, ये एक उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रणाली है। अभी जो आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं ब्रॉडबैंड वाली और बाकी और चीज़ें हैं, तो ये उससे अलग है। इसके बारे में और चीज़ें हम जानेंगे। और इसको आप क्या करेंगे, जब आंसर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक आप हाईलाइट करेंगे। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि आंसर लिखते समय किस चीज़ को हाईलाइट करना है। इस लाइन में उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रणाली, अगर सिर्फ इतना आपने हाईलाइट किया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि आप समझ चुके हैं कि किधर जाना है। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, इसका उद्देश्य, अब इस लाइन को आप चाहें तो क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि ये जो स्पेसएक्स कंपनी है जिसने ये शुरू किया है, इसका मकसद क्या है, इससे क्या लाभ होंगे, तो हो सकता है ये लाइन कहीं बीच में आ जाए। यहाँ भी एक समझदारी वाली बात जानिए। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं उसी रूप में एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे जो बात लिखी थी हमारी नोट में वही बात हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। मेंस ऐसा नहीं है। मेंस रट के वहाँ जाके उगलने वाली चीज़ नहीं है। आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन के अनुसार उसकी डिमांड समझनी है और उसी हिसाब से अपने तथ्यों को, अपने कंसेप्ट को रखना होता है। ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है इंट्रोडक्शन में, इसे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं डिमांड के अनुसार। फिलहाल उद्देश्य क्या है? दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक तेज़ और स्थिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करना। ठीक है, यह प्रणाली जो है वो, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में कार्य करती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़िएगा। ये धरती है, ज़्यादा चपटी बना दी है मैंने, चलिए थोड़ा ठीक हो गया। अब यहाँ से ऊपर आकाश में आप जाएंगे तो ऐसे ऑर्बिट हमने मान लिए हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जो सबसे नज़दीकी है 400-500 किलोमीटर के आसपास, वहाँ जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट है। यहाँ भी ये चक्कर लगाते हैं, ख़ास तौर से जैसे सेटेलाइट, ये टीवी वाला जो प्रोग्राम आता है इसके सेटेलाइट हैं वो सब इसी में है, लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके ऊपर आप जाएंगे तो मिडिल, उसके ऊपर जाएंगे हाई, इस तरह की चीज़ें अलग अलग उपयोग के अनुसार हम अपने सेटेलाइट छोड़ते हैं। तो अगर प्रीलिम्स में भी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये कहाँ पे स्थिर ये सैटेलाइट रहेंगे। इसके बारे में बेसिक चीज़ आपको पता है ना? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि कुछ विशेषताएं यहाँ पे आप जानेंगे। ये धरती है और ढेर सारे उपग्रह जो है छोड़े जाएंगे आकाश में, लो अर्थ ऑर्बिट में, और उन्हीं उपग्रहों के माध्यम से, उन्हीं सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट सेवा दी जाएगी। इसके बारे में थोड़ा और नीचे जानते हैं, इसकी विशेषताओं को समझिए। ये अलग अलग तरीके से बातें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। स्टारलिंक के उपग्रह 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं, जिससे डेटा ट्रांसफ़र में बहुत कम समय लगता है। जो उसकी लेटेंसी है, जो विलंब है, बहुत कम है। बहुत, अब सेकंड से भी काफ़ी, उसके सैकड़ों हज़ारवें हिस्से में
आप डिवाइड कर सकते हैं, बहुत जल्दी से आपको इंटरनेट सुविधा मिल जाएगी। इसे अगर आप समझना चाहें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो अगर आपने 2G वाला फेज़ देखा है, 3G वाला, तो आपने गूगल खोला और उसके बाद से ऐसे ऐसे सर्किल बन रहा है। आप हो सकता है कि कभी 2-4 सेकेंड लगे, कभी 2-3 मिनट लग जाते थे कि वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। ठीक, वो क्या, उसी को हम लेटेंसी बोलते हैं कि देर हो रही है डेटा ट्रांसफ़र में। वो चीज़, नेट हमें देर से मिल रहा है, ठीक है, देर से चीज़ें काम कर रही हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, आपने जिस वेबसाइट पे क्लिक किया, यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हैं, फटाक से खुल जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं इसमें, और भी लाभ होंगे। अच्छा, सेवा प्लग एंड प्ले आधारित है, जिसमें एक टर्मिनल डिश होगा, जैसे डिश होता है ना ये टीवी वाला, एक पावर सप्लाई होगा और एक वाईफाई राउटर होगा। उसी से आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे पूछा जाए। एक बात फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, मेंस के टॉपिक तैयार कर लेते हैं बहुत सारे लोग। देखिए, इसमें जो बातें लिखी गई हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ उसी की बात कर दूं और आगे बढ़ जाऊं, टॉपिक ख़त्म कर दूं, तो शायद अभी आप इस मामले में कच्चे हैं, बात उससे नहीं बनती। ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप अभी सर्च करेंगे स्टारलिंक, बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। उससे मेंस की तैयारी नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पढ़ लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, और हम किसी न किसी तरीके से उसे आंसर में घुसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आंसर देख के आप भी चिढ़ जाएंगे, मैं भी चिढ़ जाऊंगा कि पूछा गया है कुछ और आप वही बात बताना चाह रहे हैं जो आपने पढ़ा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इन्हें ध्यान भी रखना है। हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ भी लिया जाए, लेकिन आपको इसको एकदम लिक्विड फॉर्मेट में रखना चाहिए कि आप पूछिए, कहीं से भी पूछिए, हमें अच्छे से बात समझ में आई है, हम अपने अनुसार इसे मोल्ड करके, मतलब क्वेश्चन के अनुसार आपको परोस देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें लगेगा। टर्मिनल डिश होगा, पावर सप्लाई होगा, एक वाईफाई राउटर होगा। अच्छा, पारंपरिक ब्रॉडबैंड के मुकाबले कहीं अधिक तेज़ रफ्तार है इसकी। दूर दराज के क्षेत्रों में इससे जो है नेट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आप जानते हैं, आगे हम देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा और समझेंगे। फिलहाल इतना ही समझिए कि इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी नेट की सेवाएं होंगी। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है भी तो बहुत कमज़ोर है। कभी कभी नेटवर्क आएगा, कभी नहीं आएगा। इससे वो दिक्कत नहीं आएगी। सैटेलाइट के माध्यम से नेटवर्क मिल रहा है, कहीं भी आप पहाड़ में हैं, समुंदर में है, गुफा में है। हालांकि बहुत नीचे चले जाएंगे गुफा में तो शायद ना आए। ठीक है, तो ये इसका लाभ एक इसकी विशेषताओं में शामिल है। एक सेकंड रुकिए, तो एक डाटा यहाँ पर दिया गया है। 2025 तक 5,000 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और 100 से ज़्यादा देशों में ये सेवा जो है लागू हो चुकी है। आपने रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान इसके बारे में ज़्यादा सुना होगा कि यूक्रेन की काफ़ी सहायता हुई थी इसके माध्यम से। कि अब बाकी चीज़ें आप जान रहे हैं, वो प्रसंग आए तो बस एक लाइन लिख सकते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। बात करते हैं भारत के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है। भाई ठीक है, स्टारलिंक है, बाहर की कंपनी, अमेरिका की, अपना वो कर रहे हैं सब। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे जियो ने जब अपना प्लान लॉन्च किया था कुछ साल पहले, अचानक से एक क्रांति आप कह सकते हैं इस फील्ड में आ गई थी। चीज़ें बदल गईं। उसके पहले रिचार्ज कितने महंगे हुआ करते थे। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सच बताऊँ तो मैंने जियो का अभी तक सिम भी नहीं ख़रीदा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसके बाद से चीज़ें कैसे बदली। लोगों को आदत पड़ी इंटरनेट से जुड़े रहने की, बहुत सारी चीज़ें बदली। हमारे व्यवहार में, हमारे कल्चर पे उसका असर पड़ा। एक तरह की वो क्रांति थी। कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनियां तो डूब गईं, बंद हो गई उसके चक्कर में। बाकी जो सरवाइव कर गई उन्हें मजबूरन अपना प्राइस कम करना पड़ा। अब एक नई क्रांति आ सकती है, इसके बारे में हमें तैयार रहना चाहिए और ये होना ही है, होना ही था। फिलहाल हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है ये समझते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, आपको पता है। हमारी देश की सरकार चाहती है कि डिजिटल लेवल पे हर व्यक्ति की पहुंच हो, हर व्यक्ति को इंटरनेट की सुविधा मिले। क्योंकि आज के ज़माने में जितना ज़रूरी है पानी, जितना ज़रूरी है भोजन, उतना ही ज़रूरी है इंटरनेट। अब अगर आपकी सोच सिर्फ यहीं तक सीमित है कि इंटरनेट से तो लोग रील्स देखते हैं और शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, तो शायद आप थोड़ा सोचिए। मेरे ख्याल से आपकी सोच अभी थोड़ी सीमित है।
जो आप देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इसी के माध्यम से हो रहा है। बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, इसी के माध्यम से चल रहे हैं। ऑनलाइन आप पेमेंट करने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, वो भी इसी के माध्यम से हो रहा है। हमारी ज़िंदगी इस पर निर्भर है। इंटरनेट सुविधा बंद हो जाए तो ज़िंदगी ठप हो जाएगी। बाकी जो मनोरंजन है वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। तो डिजिटल इंडिया मिशन को बल मिलेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अभी तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है। ये एक फ़ायदे की बात है। इसके बाद जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल पहुंच संभव होगी। जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं मनोरंजन की, वो इसमें हम कंसीडर ना भी करें तो काम चल जाएगा, लेकिन एजुकेशन फैलेगा, लोग पढ़ पाएंगे। अभी जब लॉकडाउन लगा था उस समय की कई सारी कहानियाँ आपने देखी होंगी। लोग पेड़ों पर चढ़ रहे हैं मोबाइल लेकर के कि पढ़ाई कर सके। पेड़ पर चढ़ के बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे। इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बहुत वीक है कनेक्शन। तो ये एक फ़ायदा ये होगा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। आपदा के समय बड़ी दिक्कत होती है। आपदा आई, टावर उखड़ गए, बिजली का कनेक्शन कट गया, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस समय इसका फ़ायदा हम ले सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट, धरती पे भूकंप आया है, सैटेलाइट तो ऊपर है ना, तो वहाँ से सिग्नल आ रहा है, उसका लाभ हम ले सकते हैं। आपदा के समय मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं, तब स्टारलिंक जैसी प्रणाली जीवन रक्षक भूमिका निभा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना को भरोसेमंद संचार प्रणाली मिल सकती है। भाई आप जानते हैं कि बहुत दुर्गम जगहों पे भी हमारे जवान तैनात रहते हैं, वहाँ भी इंटरनेट की सुविधा वैसी नहीं है। वॉकी टाकी लेके, सैटेलाइट फ़ोन लेके उससे काम चलाते हैं, उसमें भी कभी कभी दिक्कतें आती हैं, आवाज़ साफ़ नहीं आती, तो उसमें भी इसका लाभ मिलेगा। अभी कुछ चीज़ें हुई हैं रिसेंटली, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी एक डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशंस को हमने कवर किया है। अभी पहली वीडियो है तो कुछ चीज़ें जाने अनजाने में मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ जानबूझकर, कुछ ऐसे ही स्किप हो जा रही हैं। आगे चल के जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे वैसी वैसी बातें निकल के आएंगी। अभी हम साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं अलग तरीके से बात कर रहा हूँ। अभी इतिहास का टॉपिक होगा, मैं कुछ नई बात बताऊँगा आपको। एथिक्स की बात करेंगे, वहाँ एक अलग ही दुनिया खुल जाएगी। तो फिलहाल इसको समझते हैं। अच्छा, भारत सरकार ने 2025 में सीमित क्षेत्रों में स्टारलिंक सेवा की मतलब अनुमति दी है कि आप हमारे यहाँ भी ये नेट की सुविधा हो सकती है। बाकी इसके बारे में अभी 1-2 दिन पहले भी कई सारी खबरें आई थी। तो ये एक चीज़ है जो नई हुई है। स्पेस एक्स भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया में है। जॉइंट वेंचर स्थापित होगा। मतलब जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि भारत की भी उसमें भूमिका होगी, उस कंपनी का अपना तो है ही। ठीक है। इसरो और इनस्पेस जैसी संस्थाएं नियामक ढांचे के रूप में काम कर रही हैं, यानी कि इनकी जो निगरानी होगी और भी चीज़ें होंगी, उसमें इसरो और इनस्पेस जैसी संस्थाएं काम करेंगी। चुनौतियां हैं कुछ। मेंस में कई बार आपसे लाभ पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर वो टॉपिक ऐसा है जिसमें कमियां हैं ही, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि टॉपिक के कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, तो आप किसी न किसी बहाने उसे ज़रूर बताइए। हो सकता है कि ऐसा पूछ दिया गया कि उसका स्कोप नहीं है, तो उसके कंक्लूजन में जाके आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ये कुछ बातें हैं, इनको थोड़ा ठीक कर लिया जाए तो और फ़ायदा होगा। इस तरह की बातें कर सकते हैं। फिलहाल क्या चैलेंजेस हैं इनको समझ लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि स्टारलिंक एक निजी विदेशी कंपनी है और डेटा सुरक्षा का सवाल उठता है। भाई अमेरिका की कंपनी है, वो हमें इंटरनेट सेवाएं दे रही हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारा बहुत सारा डेटा उनके पास जाएगा, तो नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा तो हो सकता है। अब इसका नेशनल सिक्योरिटी से क्या लेना देना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी अभी तैयारी बिल्कुल शुरुआती स्तर पे है। हमारी इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और मान लीजिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया है कि सर मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मान लेते हैं कि मैं दुरुपयोग नहीं करता हूँ, किसी और ने वो इन्फॉर्मेशन ले ली, मुझसे चुरा ली, फिर आपको ब्लैकमेल करने लगे, तो आप तो परेशान होंगे ना। वैसे ही हमारे देश की बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो हमारे कल्चर की बात हो, लोगों का अपना पर्सनल डाटा हो, कई सारी चीज़ें, आर्थिक डाटा होता है, तो उसको ले करके ये कंपनी अब बैठी हुई है। अगर इनका मूड ख़राब हुआ, इनकी नीयत ख़राब हुई, या इनका डाटा लीक हुआ किसी तरीके से, तो हमारे देश के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये एक समस्या है, एक चुनौती है,
इसे कैसे हल किया जाए इस पर विचार करना चाहिए। फिलहाल अभी तो चुनौतियों की बात कर रहे हैं। भारत में टेलीकॉम नीति और स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव है। ये बात हमने पढ़ी है, अभी स्पेक्ट्रम वाला प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे, उसमें भी मैंने बताया था कि हमारे यहाँ एक बड़ी दुर्भाग्य वाली स्थिति है। सामने दिख रहा होता है कि दुनिया में ये नई चीज़ एक कुछ आ रही है और हम उस पर कोई कानून नहीं बनाएंगे। दुनिया भर की इधर उधर की बातें अपने वोटर्स को खुश करने के लिए वैसे अध्यादेश ला के भी हम कानून बना लेते हैं कि अभी संसद की बैठक नहीं हो रही तो अध्यादेश से ही काम चलाते हैं। लेकिन जो ज़रूरी मुद्दे हैं जिनसे हमारे देश पे असर पड़ता है, इकॉनमी पे असर पड़ता है, सिक्योरिटी पे असर पड़ता है, इस पे अभी तक हमने कुछ खास बनाया नहीं है। कोई रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं है, पुराने कानून बने हैं, उन्हीं के किसी किसी प्रावधान से काम चला रहे हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और ये जो लाइन है अलग अलग तरीके से ऐसी किसी भी टॉपिक पे आप कह सकते हैं, हालांकि आंख बंद करके नहीं, देख लेना कि भाई हो सकता है कि उसी समय कोई कानून बनाया गया हो इसीलिए प्रश्न पूछा गया और आप कह रहे हैं कि इससे संबंधित हमारे देश में कोई कानून नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल ये बात अभी ध्यान रखिए। लागत अधिक होने के कारण ग्रामीण और गरीब तबके के लिए सेवा प्रदान करना कठिन हो सकता है। शुरुआत में लागत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये सस्ता हो सकता है। इसीलिए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जियो के लिए और बाकी एयरटेल इनके लिए थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता हो सकता है। तो अभी शुरू में लागत ज़्यादा होगी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ें आती हैं शुरू शुरू में तो कभी कभी लागत बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल फाइनली जो इसका टारगेट है वो ये भी है कि सस्ते में सबको इंटरनेट सेवाएं मिले। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आने वाले कुछ सालों में और ज़्यादा चिंताएं बढ़ेंगी। हालांकि यूपीएससी ने मेंस में पहले भी इस पे क्वेश्चन पूछा है। हजारों उपग्रहों के कारण अंतरिक्ष मलबा बढ़ने की आशंका है। स्पेस डेब्रिस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये धरती है, हमने पता नहीं कितने इसमें इसके वायुमंडल में उपग्रह भेज रखे हैं, वो एक तरह से मलबा ही है। स्पेस में सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं, उसी में तैरते रहते हैं, अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक के बाद हम सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। इससे दिक्कत क्या होगी? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी कि जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं उनसे ये टकरा सकते हैं। हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं या कर रहे हैं, उससे टकरा सकते हैं। इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, रेडिएशन फैलता है उससे, और भी समस्याएं होती हैं। तो ये हज़ारों सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं, तो स्पेस में जो मलबा है उसके बढ़ने की संभावना वो तो बढ़ेगा ही, ठीक है। इसके लिए भी कोई उपाय किया जाना चाहिए। हालांकि एक टॉपिक अलग से है कि अंतरिक्ष का जो मलबा है उसको कैसे हम साफ़ कर सकते हैं, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है, कई सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में कभी हम पढ़ेंगे। कुछ और भी परियोजनाएं हैं इस तरह की जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे वन वेब करके एक परियोजना है, ऐसे ही है। भारत की भारती इंटरप्राइजेज और यूके सरकार की भागीदारी से ये उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है, इस पर भी काम चल रहा है। ये स्पेस एक्स वाली जो स्टारलिंक है उसी के जैसा ये भी है, क्योंकि इसमें भी हम उपग्रह की सहायता लेंगे, सैटेलाइट की। एक है प्रोजेक्ट कूपर, अमेजान ने इसे विकसित किया है, ये भी उपग्रह इंटरनेट सेवा है। कई बार जैसे प्रीलिम्स के लिए एक मैं हिंट दे रहा हूँ, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि वन वेब, प्रोजेक्ट कूपर, स्टारलिंक, तो आप पकड़ लेंगे। ये दो शब्द दे दिए जाएं और पूछा जाए कि ये क्या है, मंगल ग्रह मिशन है, कोई वायरस है, किसी सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो आप कैसे जानेंगे? इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। मेंस के टॉपिक्स जो होते हैं ना महत्वपूर्ण, उनके जो कीवर्ड्स होते हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बारे में किसी दिन मैं विस्तार से समझाऊंगा एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखिए, ये सभी परियोजनाएं वैश्विक स्तर पर स्टारलिंक की प्रतिस्पर्धा में हैं। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। हमने लगभग सारे डायमेंशंस कवर किए हैं। निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं? स्टारलिंक जैसी तकनीकें भारत में डिजिटल समावेशन, ग्रामीण विकास और सामरिक संरचना के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, इनका असर हो सकता है। इसके प्रभावी और सुरक्षित उपयोग के लिए भारत सरकार को स्पष्ट नीतियाँ, निगरानी तंत्र और सुरक्षा मानक स्थापित करने होंगे। इस तरह की बातें आप कंक्लूजन में ज़रूर करें कि
किसी चीज़ का लाभ तो हमें मिल रहा है, लेकिन उससे जो संभावित नुकसान हो सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आप बता सकते हैं। यह तकनीक डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया के सपनों को साकार करने में सहायक हो सकती है। और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब कुछ बातें ध्यान रखिए। इस सीरीज़ की जो पीडीएफ है वो फ्री में अपने मोबाइल ऐप पर दी जाएगी। उसका नाम है स्टडी विथ मास्टर, मैं लिंक दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, कुछ दोस्तों ने जिन्होंने लिया है उनको कन्फ्यूजन हो सकती है, हालांकि ज़्यादातर लोगों को नहीं होगी। कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि सर हमने तो पेमेंट किया है और हमें प्रीलिम्स मेंस की नोट दी जाती है, बाकी ये सबको फ्री में दी जा रही है, तो हम अलग कैसे हैं। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने नोट लिया है तो मेंस की जो नोट है वो सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट नोट आपको, जैसे स्टैटिक, अभी इस सीरीज़ में हम करंट के आधार पर टॉपिक्स ले रहे हैं, लेकिन सिलेबस आप ध्यान से देखिए, उसमें स्टैटिक भी तो पूरा पढ़ना है, उसकी नोट प्लस करंट अफेयर के भी कंपाइल करके सिस्टमेटिक तरीके से, हिंदी अलग इंग्लिश अलग करके, इसमें तो एक ही पेज पे सब है ना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाएगा। तो आप अभी यहाँ से डाउनलोड करिए। मैंने आपको बताया है कि नवंबर से सारी नोट आपको मेंस वाली नोट देनी शुरू करेंगे। प्रीलिम्स की नोट तो दी ही जा रही है। अगर अभी आपने नोट नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, उस पर मैसेज करिए और प्रीलिम्स की नोट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लीजिए। मेंस की तो दी जाएगी, लेके जितना हो सके उतना गहराई से अभी पढ़ के उसे बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फिर से 2026 में फिर से मैं सबूत दिखाऊंगा। इतना ही टॉपिक तैयार करने हैं, आपने तैयार कर लिया, एकदम निश्चिंत हो जाइए। बस आप अपने थोड़े बेसिक पर भी ध्यान दीजिए। अब मेंस की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो बेसिक तो वैसे भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक की ज़रूरत है उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं। एक बात और है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम वो पढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।